गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज का टॉपिक है फ्लो ऑफ लिक्विड। जो फ्लो ऑफ लिक्विड हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रखे हैं, उसी संदर्भ में आगे का टॉपिक हम देखेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो हम लोगों का टॉपिक रहेगा इक्वेशन ऑफ continuous flow of liquids। तो इस संदर्भ में देखेंगे क्लास 11 NCERT के तहत हम लोग ये टॉपिक देख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है ना, यानी जो लगातार पानी फ्लो हो रहा है, तरल पदार्थ फ्लो हो रहा है, उसका कुछ इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन फॉर्म होगा, वो देखेंगे कि वो इक्वेशन क्या आ रहा है। तो सपोज करें ये हमारा यहाँ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लिक्विड हमने यहाँ फिगर में सपोज करें ड्रा कर दिए, हमने ये ड्रा किया। ठीक है, तो ये एक ट्यूब है या पाइप, मान लो पाइप ही है। ठीक है, जिसका इनपुट जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यदि हम A1 मान लें, आउटपुट क्रॉस सेक्शनल एरिया को A2 मान लिया हमने। ठीक है, यहां जो हमारा लिक्विड एंट्री कर रहा है उसका वेलोसिटी है V1। ठीक है, आउटपुट जो पानी या लिक्विड जो बाहर निकल रहा है इसका वेलोसिटी हमने मान लिया V2। तो इसमें क्या होता है, इसमें जनरल माइंड से देखा जाए तो प्रति सेकेंड जितना लिक्विड या पानी इसमें एंट्री करेगा उतना ही यहां से आउटलेट से बाहर निकलेगा। ठीक है, यानी जितना इसमें अंदर प्रवेश करेगा उतना ही बाहर निकलेगा प्रति सेकेंड। तो प्रति सेकेंड हम इसमें इनपुट वाटर या लिक्विड देखें, आउटपुट भी देखें। ठीक है, तो हम यहां मान लें कि लिक्विड इन पर सेकेंड विल बी कितना होगा, यदि हम लिक्विड का मास निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, मास निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ कितना, अच्छे चलो मास को भी छोड़ दो, यदि हम मास के मतलब वो एक ही बात है, वॉल्यूम से है, वॉल्यूम और मास भी रिलेट है, यानी जितने आयतन पानी का यहाँ एंट्री होगा उतना ही आयतन पानी यहाँ बाहर निकलेगा। तो हम यहाँ पर सेकेंड लिक्विड इन पर सेकेंड इक्वल टू, यदि देखें लिक्विड इन यानी में, इन यानी इंटर। ठीक है ना, तो ये यदि हम देखें तो क्या होगा, प्रति सेकेंड एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास दिया हुआ है और v दे रखा है, यानी वेलोसिटी दे रखा है। वेलोसिटी में यदि टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस हो जाता है, सिंपल सी बात है, वो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है ना, और डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम हो जाएगा। यानी ये हो गया हमारा A1 मल्टीप्लाई बाई V1। ठीक है ना, यही इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आउट, यहां आप वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन लिख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन पर सेकेंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आउट पर सेकेंड। क्लियर है? तो यहां से ये अच्छे, इसका यदि हम मास देखना चाहें तो मास भी देख सकते हैं इसी से। अब देखते हैं मास, अभी हम इससे पहले मास बोले थे लेकिन हम फिर इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिए। मास देखना चाहें तो दोनों तरफ सेम लिक्विड होगा ना, ये तो है नहीं इंटर किया कुछ और निकलेगा कुछ और, ऐसा नहीं है, सेम लिक्विड होगा। तो सेम लिक्विड होगा तो लिक्विड का डेंसिटी पता है, जो लिक्विड इंटर कर रहा है, तो डेंसिटी से वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, क्योंकि रो इक्वल टू क्या होता है, m बाई v, यही होता है ना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू v। अब ये यदि हम मास के रूप में देखना चाहें इस फार्मूले को ही, तो यहाँ हम यदि मास लिख रहे थे तो यहाँ मास लिख लो, और मास यदि लिख लेंगे तो हम रो से क्या कर देंगे, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई अब यदि हम यहाँ मास कर दिए तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, रो V2 इंटू A2 हो गया। और ये दोनों साइड का रो सेम है तो रो को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट। तो इस तरह से हमारा क्या मिल गया, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है ना, यानी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लिक्विड के तहत हम लोगों ने देखा कि किसी भी पॉइंट पर उस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है ना, यानी A1 V1 A2 V2, इसी तरह सिमिलरली हम यदि तीसरा पॉइंट ले लें तो A3 V3, ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि जितना पर सेकेंड वाटर हमारा फ्लो हो रहा है। अच्छा, इससे हमें कुछ और देखने को मिल सकता है। इससे क्या देखने को मिलेगा कि यदि इसमें V क्या है, ये V हमारा क्या है, ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम नहीं है, ध्यान रखना। A1 V1 जो हम लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है इट इज नॉट वेलोसिटी, इट इज नॉट वॉल्यूम, इट इज वेलोसिटी आल्सो। तो हम लोगों ने यहाँ से कुछ निष्कर्ष देख सकते हैं। निष्कर्ष क्या देखते हैं कि A यदि एरिया ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वहां कम मिले, वेलोसिटी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और यदि एरिया कम हो जाएगा वहां वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा ना। यानी इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, if area of cross section is more than the velocity of liquid liquids will be less। ठीक है, and if
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is less than the velocity of liquids will be more। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन रहा। ठीक है ना, कि यदि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लिक्विड हो रहा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, और जहां पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है वहां वेलोसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा now our next topic will be different types of energy, different energies of flowing water, यानी बहते हुए जल द्रव में कौन कौन सी एनर्जी है, यानी डिफरेंट एनर्जीज ऑफ ए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा different energies of flowing water, flowing liquid। फ्लोइंग लिक्विड नंबर फर्स्ट हम यदि देखें तो प्रेशर एनर्जी देखेंगे। प्रेशर एनर्जी यानी दाब ऊर्जा, दाब ऊर्जा ये हम लोग चेक करेंगे दाब ऊर्जा क्या है। ठीक है, प्रेशर एनर्जी देखने के लिए यदि हम देखें, यदि किसी लिक्विड का, ठीक है ना, क्षेत्रफल पर, यदि किसी लिक्विड के किसी क्षेत्रफल पर यदि हम दाब लगाते हैं तो क्या होता है, वो लिक्विड कुछ दूरी बढ़ जाती है, यानी वो लिक्विड कुछ दूरी चल जाती है, फ्लो हो जाती है ना। हमारे दाब लगाने से वो लिक्विड कुछ दूरी तक चल जाती है, चलती है ना, चलती है। तो वो देखेंगे कि वो एनर्जी दाब, हमारे द्वारा जो दाब लगाया गया वो एनर्जी कितना है, कहां पर, ऑन द फ्लोइंग वाटर, जो बहता हुआ पानी है। ठीक है, तो सपोज करें कि इफ वी अप्लाई प्रेशर P in area A, hence liquids flow L distance due to pressure, तो वो एक दूरी प्रेशर के कारण एक दूरी चल गया। ठीक है, तो प्रेशर के कारण जो ये एक दूरी चला, तो ये प्रेशर एनर्जी जो हमारे द्वारा प्रेशर एनर्जी लगाया गया वो किस फॉर्म में होगा, कृत कार्य के। हमने जो प्रेशर लगाया तो हमने उस पर कार्य किया ना, और वर्क इज इक्वल टू द एनर्जी वर्क डन
इक्वल टू एनर्जी हो जाता है। हमने जितना कार्य किया वो उसमें एनर्जी के रूप में निहित हो जाता है, संचित हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। तो वो एनर्जी हम यदि देखना चाहें, दैट एनर्जी विल बी, यानी प्रेशर एनर्जी विल बी, द्रव का दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड विल बी वर्क डन। प्रेशर एनर्जी हम यहां से देखेंगे, प्रेशर एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन, कृत कार्य के बराबर हो जाएगा। और ये कृत कार्य वर्क डन, वर्क डन मीन्स क्या होता है, F इंटू टी या F इंटू एल यदि हम लेंथ के फॉर्म में कुछ दूरी को हम यदि एल से डिनोट कर लिए हैं, यहाँ एल से डिनोट कर दिए हैं, तो हमारा वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, F इंटू ए। और F कहाँ से मिलता है, F मिल जाएगा P इंटू ए से, क्योंकि F बाई ए इक्वल टू होता है P। तो हमारा F इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू ए होगा। तो यहां से ये इक्वल टू हो गया P इंटू ए, यानी अप्लाइड प्रेशर, और जिस एरिया पर ये प्रेशर लगाया गया है, तो P इंटू ए मल्टीप्लाई बाई, ये हमारा इक्वल टू एफ के हो जाएगा, P इंटू ए इक्वल टू एफ है, और मल्टीप्लाई बाई एल, मल्टीप्लाई बाई एल। तो ये हमारा हो गया दाब ऊर्जा यानी प्रेशर एनर्जी। बट वी वांट टू फाइंड आउट दैट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हम एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा निकालना चाहते हैं। तो यदि एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो ये हमारा यानी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम दैट प्रेशर एनर्जी, दैट प्रेशर एनर्जी, दैट प्रेशर एनर्जी will be equal to P into A into L divided by V। ये करेंगे। अब पर यूनिट वॉल्यूम के लिए ये जो निकाले तो हमारा ये A और L इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये यहाँ से V से कैंसिल आउट होगा, यानी मिल गया P। पर यूनिट वॉल्यूम आवर प्रेशर एनर्जी विल बी इक्वल टू ओनली P। ठीक है, तो ये हमारा दाब ऊर्जा रहा। दाब ऊर्जा के बाद यदि हम देखें नेक्स्ट, तो दाब ऊर्जा के बाद हमारा काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। नेक्स्ट आवर एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा। ठीक है ना। तो इसमें हम देखें अब काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। ठीक है, बहते हुए द्रव का गतिज ऊर्जा हमको फाइंड आउट करना है। तो बहते हुए द्रव का गतिज ऊर्जा यदि फाइंड आउट करना है तो हम क्या देखेंगे, क्या आपको पता है, कुछ पता है, बताएं। यदि m मास का लिक्विड v वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी k इंटू ई इक्वल टू 1/2 mv², ये होता है, ये हम सब जानते हैं। बट वी वांट टू दैट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हम इसको पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहते हैं। तो यदि पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो हम लिखें पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट
वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम से इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो m/v क्या हो जाता है, डेंसिटी। तो ये हमारा हो गया 1/2 ρv स्क्वायर। तो ये हम याद रखेंगे कि पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल टू 1/2 ρv स्क्वायर। और एक लास्ट में एक और ऊर्जा इसमें हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। दीज एनर्जी इज डिपेंड ऑन द क्या, सिचुएशन ऑफ वाटर फ्लोइंग, कि वो जो वाटर फ्लो हो रहा है उसका सिचुएशन क्या है। हमारे सिचुएशन कहने का मतलब ये है यानी अर्थ से, ग्रेविटेशन से हाइट, वो क्षैतिज फ्लो हो रहा है या जमीन से क्षैतिज से, गुरुत्व से कुछ हाइट पर हो रहा है या ऊपर से नीचे हो रहा है, ये है सिचुएशन। ठीक है ना। तो ये यदि हम देखें पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी दे सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यानी Pe इक्वल टू, हम जानते हैं कि यदि हमारा पानी क्षैतिज से h हाइट पर यदि फ्लो हो रहा है, यानी if liquids flow at h height of earth, then Pe will be equal to mgh। ये होता है, लेकिन इसको भी हम क्या निकालना चाहेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम। तो नीचे लिख लें पर यूनिट वॉल्यूम Pe will be equal to mgh divided by v, यानी ये मिल गया हमारा ρgh। तो ये पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। यानी क्षैतिज से h ऊंचाई पर यदि कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उस पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, ρgh होगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी बर्नौलीज थ्योरम। इस संदर्भ में यानी फ्लो ऑफ लिक्विड के संदर्भ में एक वैज्ञानिक साहब हुए जिन्होंने अपना एक थ्योरम दिया, प्रमेय दिया। उस प्रमेय को हम अभी देखेंगे और ट्राई करेंगे उसका डेरिवेशन करना यानी सत्यापन करना। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी बर्नौली थ्योरम यानी बर्नौली का प्रमेय। ठीक है। ये साहब फ्लो ऑफ लिक्विड के संदर्भ में एक इक्वेशन दिए थे। वो बोले थे कि एक फ्लो ऑफ लिक्विड के केस में यानी इन द केस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, स्टीम लाइन फ्लो होना चाहिए फॉर आइडियल लिक्विड। ये आइडियल लिक्विड भी होना चाहिए, आदर्श लिक्विड भी होना चाहिए। ठीक है ना, यानी जीरो कंप्रेसिबिलिटी एंड
जीरो विस्कोसिटी का लिक्विड होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी यानी आइडियल लिक्विड क्या होता है, ये प्रॉपर्टी इससे जस्ट पहले की वीडियो में डिटेल समझाया जा चुका है, तो वहां से इसका यदि डिटेल लेना हो तो वहां से जानकारी हासिल करें। साथ ही उसमें स्टोक्स का नियम, उस वीडियो में स्टोक्स का लॉ, स्टोक्स लॉ एंड फार्मूला ऑफ स्टोक्स, ठीक है, जो एक्सप्लेन किया गया है। दैट फार्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निकल कंपटीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो वो उसके लिए भी याद रखें बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ। तो ये बर्नौली साहब बोले थे अपने थ्योरम में कि एट ए पॉइंट आदर्श गैस आदर्श लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो लिक्विड में किसी भी पॉइंट पर द सम ऑफ दीज थ्री एनर्जीज विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। दीज थ्री एनर्जी यानी अभी जो हमने एक्सप्लेन किया था, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ए पॉइंट विल बी ऑलवेज क्या, कांस्टेंट। ये सदैव क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी दाब ऊर्जा P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच विल बी इक्वल टू C। ये इन्होंने दिया था, ये प्रमेय में बोला था। ये फ्लो ऑफ लिक्विड आइडियल लिक्विड के लिए स्ट्रीम लाइन फ्लो के तहत किसी भी पॉइंट पर एट एनी पॉइंट दीज एनर्जी यानी दीज थ्री एनर्जी विल बी इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट। ये सदैव कांस्टेंट होता है। इसका उत्पत्ति यानी डेरिवेशन हम अभी देखेंगे, जस्ट देखेंगे। तो इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। यदि हम देखें, दो पॉइंट ले लें, चलो हम दो पॉइंट ले लेते हैं। एक फिगर हमने बना लिया स्ट्रीम लाइन फ्लो का। फॉर आइडियल लिक्विड के स्ट्रीम लाइन फ्लो का हमने ये फिगर ड्रा कर दिया, ठीक है। ये फिगर हमने, लेकिन ये जो फिगर ड्रा हुआ थोड़ा सा चेंज करो, ये इसको ऐसे ले लो, ठीक है, ठीक है। फिगर को और क्लियर करने के लिए ऐसे फ्लो ले लो। हमने इस टाइप से ले लिया, ठीक है ना। जिसका हाइट, दोनों का हाइट सेम नहीं होना चाहिए, दोनों का हाइट क्या है, अलग अलग है। यदि हाइट भी देखें, हाइट अलग अलग है ना, यहाँ अलग है। ये मान ले हम यदि यहाँ, चलो थोड़ा सा इसको और क्षैतिज को नीचे कर दें, हम ये क्षैतिज को और नीचे कर दें, तो ये हाइट है सपोज करो h2 और ये हाइट हो जाएगा हमारा क्षैतिज से h1। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यानी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। क्षैतिज सतह है, क्षैतिज सतह ये, ठीक है। तो ये क्षैतिज सतह है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जिसका हाइट हमारा इनलेट का हाइट क्षैतिज से h1 है, आउटलेट का हाइट हमारा क्षैतिज से h2 हाइट है। इसका क्रॉस एरिया A2 मान लें, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 मान लें,
यहाँ का जो हमारा दाब ऊर्जा है इस पर, इसका दाब ऊर्जा, इसका दाब एनर्जी हम मान लें P1, तो यहाँ का दाब एनर्जी को मान लें हम P2। तो ये हमने मान लिया P1 P2 जो भी है, ठीक है ना। अब यहाँ से यदि हम देखें, ये इसको हम मान लें एक सिरा X और इसको मान लें हम Y, यानी हमारा एक इनलेट हो गया X और आउटलेट हो गया Y, ठीक है। तो हम यहां से क्या पाते हैं, यहां से कुछ पाएंगे, बिल्कुल पालेंगे। X सिरे पर यानी इनलेट पर प्रवेश करने वाला, X सिरे पर जो प्रवेश हो रहा है लिक्विड, ठीक है ना, तो हम उस पर कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसमें प्रवेश हो रहा है। वो प्रवेश करने में कार्य, प्रवेश कराने में या करने में कार्य, मान लो करने में कार्य, एक सिरे पर प्रवेश करने में लिक्विड द्वारा किया गया कार्य W कितना होगा, अभी हम लोग निकाले थे PA इंटू V, यही निकाले थे ना, यानी वर्क डन एट इनलेट वर्क डन एट इनलेट, ये हमारा क्या होगा P1A1 इंटू L1, यही होगा ना, L1 नहीं बल्कि V1। L1 क्या है, हमारा वेग है ना, वेलोसिटी है, पर सेकेंड हम जो देखे थे तो पर सेकेंड कृत कार्य देख रहे हैं, तो ये हमारा हो गया P1A1 इंटू V1 और ये यहां से तो प्रवेश कर रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है, वाई सिरा से ये लिक्विड हमारा आउटलेट से बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य, यानी वर्क डन एट आउटलेट बाय द लिक्विड, वर्क डन एट आउटलेट by the liquid equal to P2 A2 into V2, ये होगा, यानी लिक्विड द्वारा बाहर निकलने में किया गया कार्य, लिक्विड द्वारा अंदर प्रवेश करने में किया गया कार्य, ये दोनों कार्य हमारे सामने हैं, ठीक है ना। तो नेट वर्क डन कितना होगा, नेट वर्क डन यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन, यहां का जो कार्य है इसमें से इस कार्य को यदि हम घटा दें, अरे कहीं घुसने में मेहनत ज्यादा लगता है, ज्यादा कार्य करना पड़ता है ना, और निकलने में कार्य कम करना पड़ता है, या कहीं हो सकता है निकलने में कार्य ज्यादा करना पड़ता हो, अंदर जाने में कार्य कम करना पड़ता हो। तो ये नेट वर्क डन हम यदि निकालना चाहते हैं तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे, घटा देंगे तो नेट वर्क डन मिल जाएगा। तो नेट कार्य हम निकालना चाहें यानी नेट वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, ये होगा,
ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। लेकिन हमें एक चीज और पता है इसमें कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये बराबर हो जाता है m बाई रो। We have already know that we have already know that A1 V1 equal to A2 V2 are equal to m by रो। ये हम लोगों ने पिछले अभी जस्ट पीछे टॉपिक में ये देख रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ A1 V1 A2 V2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, m बाई रो लिख सकते हैं। तो ये इक्वल टू हमारा हो गया P1 माइनस P2 इंटू m बाई रो। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, ठीक है। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। ये हमारा जो वर्क डन है, नेट वर्क डन, ड्यू टू दिस नेट वर्क डन, हमें उन दोनों पॉइंट पर क्या देखना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होगी या पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही होगी। उन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का सम, ठीक है ना, कोई बढ़ रहा होगा कोई घट रहा होगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं बढ़ता। यदि काइनेटिक बढ़ रहा है तो पोटेंशियल घट रहा होगा, पोटेंशियल यदि बढ़ रहा है इट मींस कि काइनेटिक घट रहा होगा, ठीक है ना। तो उन दोनों एनर्जी का सम हम देखना चाहेंगे। तो ये यदि हम फर्स्ट इक्वेशन को सेव कर लें, मान ले अभी सुरक्षित, तो आप देखेंगे कि ड्यू टू दिस प्रेशर एनर्जी व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड। तो हम काइनेटिक एनर्जी यदि देखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2m। और यहां क्या हो जाएगा, यहां हम देख रहे थे VA, चूंकि A हमारा A1 इज ग्रेटर देन A2 है, इट मींस कि हमारा V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा ना। तो यहाँ जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे तो वो निकालेंगे 1/2m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी के चेंज आए, क्लियर है। नाउ काइनेटिक एनर्जी हमारा पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू द फिगर अभी जो हम ड्रा किए थे, वहां हमारा जो इनलेट था वो उसका हाइट ज्यादा था, यानी H1 इज ग्रेटर देन H2 था। इट मीन्स कि वहां जो इनलेट पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी आउटलेट से, ठीक है ना। तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखें, चेंज इन PE देखें तो ये क्या आ जाएगा, m g क्या होगा, mg, और यहाँ H1 माइनस H2 होगा, क्योंकि H1 इज ग्रेटर देन H2 था, H1 माइनस H2। तो ये हमारा दो चेंज दिखा, ड्यू टू द प्रेशर एनर्जी वी हैव टू चेंजेस इन एनर्जी, टू टाइप चेंजेस इन, यानी टू टाइप चेंजेस नहीं देखे, दो एनर्जी में चेंजेस देखे ना, ठीक है ना। यानी वी हैव सीन टू टाइप ऑफ चेंज लाइक ए काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, दो प्रकार के हमने चेंज देख लिया। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है।
तो इन दोनों को जो घट रहा है, इन दोनों का ऊर्जा में वृद्धि देखेंगे ना कि हमारा ये दो टाइप की जो एनर्जी है, तो ऊर्जा में टोटल वृद्धि कितना हुआ, एक बढ़ा दूसरा घटा, लेकिन टोटल हमारा वृद्धि कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को टोटल वृद्धि के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। यानी किया गया कार्य ड्यू टू द प्रेशर एनर्जी, ये ऊपर थोड़ा सा जगह बनाओ, ड्यू टू प्रेशर एनर्जी वर्क डन will be equal to ड्यू टू प्रेशर एनर्जी क्या होगा, वर्क डन will be equal to the change in काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। ड्यू टू प्रेशर एनर्जी we have two types of change like kinetic energy and potential energy, ठीक है। hence P1 माइनस P2 m बाई क्या था यहाँ रो इक्वल टू टोटल प्रेशर एनर्जी, यही है हमारा। अब ये जो दो टाइप का चेंज हुआ, तो इसका नेट चेंज हम देखेंगे इक्वल टू नेट चेंज इन एनर्जी, नेट चेंज इन एनर्जी, नेट चेंज इन एनर्जी। तो नेट चेंज इन एनर्जी इक्वल क्या, के ई माइनस पीई, क्योंकि एक बढ़ता है और ये घटता है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, तो हम नेट चेंज निकालेंगे ना। तो नेट चेंज अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो के ई इक्वल टू क्या था, 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस पीई यानी एम जी, और यहाँ क्या लिखेंगे h1 माइनस h2, ठीक है। इस साइड में हमारा क्या है p1 माइनस p2 और यहाँ m बाई रो। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दें, by simplify this equation we have find the result of the Bernoulli theorem, और ये सिंप्लीफाई हम करने जा रहे हैं। ये m यदि दोनों साइड में m है, तो हम यहाँ से m कॉमन लेके क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। कॉमन लेके कैंसिल आउट करने के बाद इस रो से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो रो से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि हम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। यहाँ इस माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस रो जी H1 प्लस रो जी H2, यही मिला। अब यहाँ पे
जो हमारे माइनस वाले टर्म हैं इसको हम अदर साइड ले जाएं और यहाँ के माइनस वाले टर्म्स को इस साइड ले आए तो क्या मिल जाएगा, r p1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 इक्वल टू p2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस mgh2 ये मिला, ठीक है। और ये जो मिला इट मीन्स कि ये इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन मिला ये क्या इंडिकेट करता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो के किन्हीं भी दो पॉइंट पर इन तीनों एनर्जी का सम क्या है, इक्वल है। इट मीन्स कि हम यदि और भी पॉइंट्स ले लें तो वो भी उस पॉइंट पर भी इन तीनों एनर्जीज का सम क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। इट मीन्स कि these three energies will be the sum of these three energies will be equal to a constant in streamline flow ऑफ लिक्विड। और कैसा लिक्विड होना चाहिए, आइडियल लिक्विड होना चाहिए, आदर्श द्रव होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक क्या हुआ, समाप्त हुआ। इसका अनुप्रयोग यानी जो एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट टाइप का एप्लीकेशंस हैं, वो टॉपिक भी बुक में है। यदि किसी को कहीं दिक्कत हो तो उस टॉपिक को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आज का वीडियो टॉपिक यही समाप्त करते हैं। ये चैप्टर आगे यानी फ्यूचर कंपटीशन ऑफ पॉइंट्स के लिए, पॉइंट्स ऑफ व्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको कृपया सावधानी से, कंसंट्रेट माइंड से इस चैप्टर को पढ़ें तथा इसके सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन के जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए होते हैं, यदि किसी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर लिख दें या क्वेश्चन ही लिख दें ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन पर डिस्कस किया जा सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।